इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सुपर पावर देश ने किसी और देश में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की है तो बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं मिला है। और सबसे घराघरातील स्वयंपाकघरापासून मोठ्या हॉटेल्स पर्यंत याचा परिणाम दिसतोय। पण 32 अस्पतालों को ध्वस्त कर दिया और 35 स्कूलों को रेड क्रॉस की 13 इमारतों पर हमला हुआ। तेल 2 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। अब देखो ये जो ईरान के पास अलग अलग मिसाइल्स हैं, इनकी रेंज कितनी है? मैं गुस्सा था, अब मजबूरी बदल गया है। अब लोग चुपचाप कतार में खड़े हैं। उन्हें पता है कि इस देश में नागरिक होने का मतलब अपनी बारी का इंतजार करना होता है। जगह जगह भारत आ रहा है, इसलिए भारत सरकार बहुत गुस्से में है और इस हमले की कड़ी निंदा की गई है। अब समुद्र के इस रास्ते पर खतरा बहुत बढ़ गया है। मेरा कहना है कि कड़ी निंदा तो ठीक है, लेकिन इस हमले के बाद से भारत का डिप्लोमेटिक जवाब क्या होगा ये देखने लायक। सिस्टम की पोल खोलता है। ये जो पोस्टर रसोई के बाहर लगाया गया है, ये गवाह है कि हम अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए कितने लाचार हैं। राजा राम की नगरी में आज जब गैस की किल्लत आई और भक्तों का निवाला छीना, तो फिर मन में सवाल आया कि बाबू सब सही तो नहीं है। नोटबंदी के समय गुस्सा था, अब मजबूरी बदल गया है। अब लोग चुपचाप कतार में खड़े हैं। उन्हें पता है कि इस देश में नागरिक होने का मतलब अपनी बारी का इंतजार करना होता है। जगह जगह हर कदम पे दुनिया में कहीं कुछ हो हम कतार में, सरकार फैसला ले हम कतार में हैं, मैच देखना हो, शौक पूरा करना हो तो हम कतार में, लौंडे के एडमिशन कराना हो कतार में, लौंडा कॉलेज जा रहा है कतार में, बस अड्डा जाना कतार है, रेलवे स्टेशन कतार है, और भी जहां जहां आप जानते हो, जो विषय आप जानते हो, हर जगह कतार है। और यही सवाल है कि क्या कतार में खड़े रहना भारत में पैदा होने के बाद हमारी किस्मत है? देखो गुरु, विश्वगुरु वाला सपना तब तक अधूरा है जब तक हमारे घर की दाल रोटी विदेश की जंग के गुलाम है। जब आप गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतार देखोगे तो आपको चमकता हुआ भारत नहीं बल्कि वो हमला हुआ एक इंडिया बाउंड शिप पे भी। But the story that's breaking at the moment, the Ministry of External Affairs has responded after Iran has now hit an India bound ship. A Thai flag ship was en route to the Kandla port in Gujarat when it was hit, apparently in the Straits of Hormuz. Breaking news coming in, and I want to go full frame on these images. These are images that are just coming in from Oman. We were just mentioning this a moment ago. Iranian drones have hit the Salalah port in Oman. मयूरी नारी नाम का एक बड़ा मालवाहक जहाज यूएई से गुजरात के कांडला पोर्ट आ रहा था। रास्ते में ईरान की सेना ने इस पर मिसाइलों से हमला किया, जिससे जहाज के इंजन में जोरदार धमाका हुआ, आग लग गई। जहाज पर सवार 23 लोगों में से 20 को तो ओमान की नेवी ने बचा लिया, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता हैं। अब ये जहाज सीधे भारत आ रहा है, इसलिए भारत सरकार बहुत गुस्से में है और इस हमले की कड़ी निंदा की गई है। अब समुद्र के इस रास्ते पर खतरा बहुत बढ़ गया है। मेरा कहना है कि कड़ी निंदा तो ठीक है, लेकिन इस हमले के बाद से भारत का डिप्लोमेटिक जवाब क्या होगा ये देखने लायक होगा। उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन मिलने और इस इंसिडेंट के बीच जाणवतोय। घराघरातील स्वयंपाकघरापासून मोठ्या हॉटेल्स पर्यंत याचा परिणाम दिसतोय। पण बुलढाण्यातल्या शेगावमध्ये मात्र एक वेगळीच कथा घडते। तिथे भक्ती आहे, नियोजन आहे आणि आत्मनिर्भरतेचा आदर्शही आहे। गॅसची टंचाई असतानाही दररोज तब्बल 50,000 भाविकांसाठी महाप्रसाद अखंड सुरू आहे। हे कसं शक्य आहे बघूया त्या संदर्भातला एक रिपोर्ट। आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन संकट गडद होत आहे। इराणमधील युद्धामुळे गॅसचे दर वाढले, व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवतोय। अनेक हॉटेल्स आणि अन्न छत्रांना त्याचा मोठा फटका बसतोय। काही ठिकाणी सेवा बंद झाली आहे, तर काही ठिकाणी खर्च कमी करावा लागतोय। पण बुलढाण्यातील शेगावमध्ये चित्र अगदी वेगळं आहे। गणगण गणात बोतेचा गजर सुरू असताना इथे सेवा अखंड सुरू आहे। दररोज हजारो ग्रुप से बात कर रहे हैं। प्लान यह है कि इन ग्रुप्स को हथियार दिए जाएंगे ताकि अपराइजिंग करके सत्ता पलट कर सके। ये एग्जैक्टली वही प्लेबुक है जो CIA ने इराक और सीरिया में यूज करी थी और जिसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग संगठनों को हथियार दे दो अपने एजेंडा के लिए, लेकिन बाद में वही ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे और सिविल वॉर शुरू हो जाए। ऐसी सिचुएशन में अक्सर नए आतंकवादी संगठन जन्म लेते हैं। इसी कारण से इराक और सीरिया में आईसिस देखने को मिली थी, और अब अगर ऐसा ईरान में भी हो गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अभी तक इस वॉर में खत्म होने का कोई साइन नहीं दिख रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सुपर पावर देश ने किसी और देश में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की है तो बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं मिला है। और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इस बर्बादी की कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं, चाहे वो ईरान के लोग हो, इजराइल के हो, यूएई, कतर, बहरीन के हो, इंडिया के हो या फिर अमेरिका के भी क्यों ना हो। अमेरिका में हाल ही में एक सेनेट हियरिंग में एक मिलिट्री वेटरन ने साफ आवाज उठाई और कहा कि इजराइल के हाथों बिकना बंद करो, इजराइल की लड़ाइयां लड़नी बंद करो, लेकिन उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters
for Israel. Your inability. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो AI मास्टर आप समझिए, अमेरिका सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई इन दोनों के बीच में है, ठीक है। यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, लगता है कि लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच में हो रही है ना। असली लड़ाई अमेरिका, नेटो, चाइना और रूस के बीच में हो रही है। आपको लग रहा है कि ईरान में लड़ाई हो रही है, असली लड़ाई अमेरिका, चाइना, रूस, इजराइल के बीच में हो रही है। और अगर अमेरिका को चाइना से लड़ना है 21वीं सदी में, तो उनके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? दूसरा क्वेश्चन, हाँ, डेटा। मतलब चाइना के पास डेटा है, क्यों? क्योंकि चाइना के पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उन्होंने पूरा अपना इंटरनेट बंद कर रखा है। तो जो चाइना के लोगों के फोन पे चलता है वो किसी के हाथ में नहीं है, बस अमेरिका के चाइना के हाथ में है। वहां व्हाट्सएप नहीं है, गूगल नहीं है, कुछ नहीं है। उनका अलग है, वी चैट है, उनका गूगल बाइडू है। तो उनका डेटा तो उनके पास है, और सबसे बड़ा डेटा चाइना के पास है। दूसरा नंबर किसके पास है? इंडिया के पास। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। ये सब आप मैसेजेस जो भेजते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, गूगल सर्च करते हो, ये आजकल हथियार है, डेटा हथियार है। अगर ईरान में लड़ाई हो रही है, डेटा की लड़ाई हो रही है। उनके राष्ट्रपति ने मैसेज भेजा, पता लग गया, यही हुआ है। तो सबसे जरूरी चीज उसने भेजे क्लस्टर बॉम्ब। अभी क्लस्टर बॉम्ब क्या होते हैं? आप एक मिसाइल भेजते हो, उसे इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल आ रही है। अब जब वो मिसाइल आ रही है, इतने में वो जो बॉम्ब है, क्लस्टर बॉम्ब, अपने आप फट जाता है। अब वो तो फट गया, उसे आगे इंटरसेप्ट भी कर लिया गया, बट क्योंकि वो क्लस्टर बॉम्ब था, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे हजारों बॉम्ब छुपे हुए हैं। अब एक मिसाइल तो तुमने भेज दिया, अब एक बार में 1000 छोटी छोटी मिसाइलें कैसे भेजोगे? वो जो छोटे छोटे क्लस्टर बॉम्ब होते हैं, वो मचा देते हैं तबाही, जो कि अभी इजराइल में मच रही है। उन्होंने क्लस्टर बॉम्ब जैसी टेक्नोलॉजी यूज करी, जो किसी ने सोचा नहीं था कि एक ही बॉम्ब के अंदर हजारों बॉम्ब होंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि वो छोटे छोटे ड्रोन से इतने बड़े अटैक्स करेंगे, और डेली बेसिस पे कर रहे हैं। अभी बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ मैं देख रहा था, ईरान के पास फतेह 2 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। अब देखो, ये जो ईरान के पास अलग अलग मिसाइल्स हैं, इनकी रेंज कितनी है? एक नाम है खुरामशर मिसाइल। ये एक लिक्विड फ्यूल मिसाइल है जिसकी रेंज है 2000 से 3000 किलोमीटर, जबकि एक नॉर्मल जो मिसाइल होती है उसकी 500 से 800 किलोमीटर की रेंज होती है। इनके पास 3-3 हजार किलोमीटर दूर तक की भी मिसाइल्स हैं। फिर एक है खैबर और हज कसीम, जो कि हाई प्रिसीशन ऑपरेशंस के लिए यूज होती है। तो इनके पास अभी हजारों मिसाइल्स हैं, और जो ये छोटे छोटे वॉरहेड्स हैं, बट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, ये यूज कर रहे हैं। तो ये इतनी जल्दी तो घुटने नहीं टेकने वाले। ये जो मिसाइल्स है, जैसे फतेह 2 है, इसकी जो स्पीड है ये 18,500 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाती है। इतनी स्पीड में कि अगर एक मिसाइल को पहुंचना होगा ईरान से इजराइल, तो वो कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगी। और फिर क्लस्टर बॉम्ब जैसी टेक्नोलॉजी इन्हें इस वॉर में एक एडवांटेज दे रही है। देखो, ईरान को पता है कि डिस्ट्रक्शन तो होगी, बट ये रुकने नहीं वाले, क्योंकि अटैक हुआ इनके सुप्रीम लीडर पर। तो दोस्तों, आप बताइए कि अल्टीमेटली होने क्या वाला है? आपको क्या लगता है? जो प्रोफेसर के लिए कह रहा है, अमेरिका के रहते हुए खाड़ी के देशों की बेचैनी संभल नहीं पा रही। ईरान के हमलों को रोकने में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम का नाम आप बार बार सुन रहे होंगे। यह तंत्र आसमान से आने वाले हमलों को ट्रैक करता है, जमीन से मिसाइल दागकर हमले को हवा में नष्ट कर देता है। एक मिसाइल का खर्चा कम से कम $4 मिलियन यानी 36 करोड़ रुपए से अधिक है।
खबर है कि 3 दिन में अमेरिका ने ऐसी 800 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस हिसाब से करीब 29,000 करोड़ का खर्च तो इसी में हो गया। यूक्रेन की सेना ने ट्वीट किया है कि 3 दिन में ईरान के खिलाफ 800 पेट्रियट मिसाइल इस्तेमाल हुई है, जबकि रूस के खिलाफ 4 साल के युद्ध के दौरान यूक्रेन को सिर्फ 600 पेट्रियट मिसाइलें दी गईं, जिससे वो रूस के हमले का मुकाबला कर सके। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया नया एक्सिस ऑफ इविल है। यूक्रेन ने सबसे पहले इस एक्सिस का सामना किया। हमारी लड़ाई जारी है, लेकिन हमें आपकी सहायता की जरूरत है, यह यूक्रेन का कहना है। आजाद देशों को इस खतरे को मैनेज करना और हराना शुरू करना होगा। ऐसा नहीं है कि ईरान में सब ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने बताया कि आज ईरान पर हमला हुआ है, कल किसी और देश पर होगा। इस हमले में ईरान के 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं। 10,000 से अधिक नागरिक ठिकानों को नष्ट किया गया है। 32 अस्पतालों को ध्वस्त कर दिया और 35 स्कूलों को, रेड क्रॉस की 13 इमारतों पर हमला हुआ। तेल डिपो पर जो हमला हुआ, उससे तेहरान में जहरीली बारिश हो रही है। पानी के प्लांट पर बम गिराया गया है। इससे पता चल रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू अभी भी ईरान के स्कूलों और अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने ट्वीट किया कि ईरान पर हमला करने के लिए हिमार्स सिस्टम का उपयोग किया गया है। यह अमेरिका में बना एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इस पर ईरान